बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। 5 दिन हो गए नई हुकूमत आए हुए और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। इस तरह इसकी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा और इसमें क्या सोचा जा रहा है और क्या सोचना चाहिए। क्या गिरफ़्तारियों से ये चिराग बुझ जाएंगे? क्या मुकदमात दर्ज करने से, छापों से ये चिराग बुझ जाएंगे? और आखिर क्या वजह है कि 5 दिन हो गए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड नहीं हटाया जा रहा और वो टॉप ट्रेंड जा रहा है और इससे जुड़े हुए बाकी ट्रेंड्स जो हैं वो भी टॉप पे इसी मौजू से इंटरलिंक हैं, इन्हीं से मुताल्लिक़ हैं। वो ख़तरनाक हैं, वो गुमराह कुन हैं, वो गलत हैं, वो सही हैं, वो उसको एक साइड पे रखते हैं। लेकिन उन ट्रेंड्स की भी क्यों आखिर वजह बनी कि वो ट्रेंड्स भी नहीं हट रहे जो मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा मैं आपको पहले तो मैं बता दूं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर इसकी रीज़न इस वक्त ये 16 नहीं 20 ममालिक में ये ट्रेंड चल रहा है। 20 ममालिक में ये ट्रेंड चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। 1 मुल्क नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, पूरे 20 मुल्क। और इस ट्रेंड में अब तक कितने लोग अपना हिस्सा डाल चुके हैं, इसके हक़ में अपना वोट कास्ट कर चुके हैं? 7 मिलियन से ज़्यादा, 70 लाख लोग अब तक अपनी राय का इजहार कर चुके हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हक़ में। तो वजह क्या बनी और इसको क्यों नहीं हटाया गया? यहाँ तक कि कुछ अफसरों को भी तब्दील कर दिया गया और FIA के, और उन अफसरों को जो कि साइबर क्राइम्स को देख रहे थे, साइबर क्राइम विंग के सरबराह थे, और उन्हें कहा गया कि ये ट्रेंड्स हर सूरत में ख़त्म होने चाहिए और जो ये ट्रेंड चला रहा है इनको गिरफ़्तार करना है। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते बग़ैर ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी किए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि एक हल्की सी उम्मीद और हल्की सी रमक जो है वो बाकी है, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की तरफ से, क्योंकि वो इस मामले में ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और आज़ादी इज़हार, इस सारे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस मामले में वो बड़े कीन हैं और उन्होंने ही पीका ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया, कलअदम करार दिया। अब वजह क्या है, क्यों नहीं हटाया जा रहा? इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऑडियोज़ चल रही हैं, ऑडियोज़ वीडियोज़ चल रही हैं, और कोई एक पिछले दिनों वीडियो चली उसमें ज़ाहिर किया गया ये जनरल साबिक आर्मी चीफ़ मिर्ज़ा असलम बेग साहब हैं और उनकी तरदीद आ गई। ISPR ने भी तरदीद कर दी कि ये उनकी आवाज़ नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है, लोग अपने गम व गुस्से का भी इज़हार कर रहे हैं और कॉन्स्पिरेसीज़ का भी ज़िक्र कर रहे हैं। तो हमारे मुक़्तदर इदारों को, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को सोचना चाहिए, अभी भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है, ऐसा क्या वजह बनी और उसकी रीज़न क्या है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री लड़ाई जो है ये मुद्दतों से चल रही है। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की अगर कोई वाहिद बदकिस्मती कोई पूछे मुझसे, जो मेरी सहाफ़त और का तजर्बा है, मैं 90 में मेरी पहली जॉब थी जर्नलिज़म में, 1990 में जब मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में, तो 87-89 मेरा सेशन था। 90 में मैंने पहली जॉब कर ली थी। 90 से लेके ऑनवर्ड अब तक मैं इसी फील्ड में हूँ। तकरीबन 10 साल वो और 22 साल ये, 32 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि पाकिस्तान की बुनियादी लड़ाई क्या, बुनियादी वजह क्या है, वो ये है सिविल मिलिट्री लड़ाई। इस्लामाबाद और पिंडी का एक पेज पे ना होना, इस्लामाबाद और पिंडी की आपस में लड़ाई, हमारी सिविल क़यादत और मिलिट्री लीडरशिप की आपस की लड़ाई, एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे को रुस्वा करना, एक दूसरे को जलील करना, ये है बुनियादी वजह। और दोनों ने अपनी अपनी
एक मशरिक़ की तरफ होता है तो दूसरा मगरब की तरफ होता है, और दूसरा मगरब की तरफ होता है तो पहला मशरिक़ की तरफ आ जाता है, और शुमाल जनूब की तरफ तो चलता रहता है। शुमाल जनूब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मशरिक़ और मगरब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बुनियादी वजह ये है। फिर इमरान खान साहब की पहले बहुत सारे वज़ीर-ए-आज़म हटाए गए, क्यों नहीं ये ट्रेंड चला? और ये सॉफ्ट स्पोकन ट्रेंड है, कुछ भी नहीं है, कोई गाली नहीं दे रहा, कोई लाठी नहीं मार रहा, कोई गोली नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं चला रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई गाड़ी नहीं तोड़ रहा, और सॉफ्ट स्पोकन, नर्म इनकलाब, खामोश इनकलाब, लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन उनकी असल जो वजह है वो जाने बग़ैर अगर उन बच्चों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया जाए, उन पे पर्चे मुकदमा दर्ज किए जाएं, तो क्या इससे मसला हल होगा? कबूतर जो बिल्ली को देख के कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो इससे मसला हल नहीं होगा, बल्कि मसला तभी हल होगा कि वो जो बिल्ली बढ़ती आ रही है उसको रोका जाए। तो वजह अब हिस्ट्री में बताता हूँ, स्टूडेंट हूँ तारीख़ का। वजह क्या है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये वजह क्यों बनी, ये ट्रेंड क्यों चल रहा है? पहली तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान, पहले वज़ीर-ए-आज़म, उनको कत्ल कर दिया गया और इंतहाई बेबसी के आलम में 16 अक्टूबर 1951 को कत्ल हो गए। तहरीक पाकिस्तान के अहम रुकन थे और सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, अपनी दौलतें, अपनी जागीरें, ठीक है, और फिर वो अपनी जागीरें पाकिस्तान को दे के गए, अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान को दे के गए, कुछ नहीं साथ लेके गए। और इसी तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले सरबराह ममलिकत हमारे गवर्नर जनरल थे, उनके बारे में भी वो भी सब कुछ पाकिस्तान को दे के गए। और आगे बढ़ते हैं, 7 वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान साहब के बाद आए, 7 वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, 5 को बरतरफ़ी का सामना करना पड़ा, 5 वज़ीर-ए-आज़म को। 4 वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमतें फ़ौजी बगावतों के ज़रिए माज़ूल कर दी गईं। 4 वज़ीर-ए-आज़म की, उसमें कौन कौन है? नवाज़ शरीफ, नीचे से शुरू कर देते हैं। नवाज़ शरीफ की हुकूमत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत, उससे पहले चले जाएं और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया, याह्या खान साहब ने किया, अयूब खान साहब ने किया, सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने किया। तो ये काम, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, ये सारे काम होते रहे। ये हुकूमतें बरतरफ होती रहीं फ़ौजी बगावतों के नतीजे में। नवाज़ शरीफ और यूसुफ़ गिलानी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सज़ा सुनाई गई और वो नाअहल करार पाए। फिर बाकी वज़ीर-ए-आज़म छोटे हैं, उनको हटाया नहीं गया, बल्कि वो अपना टेन्योर कोई भी नहीं पूरा कर सका और इनके टेन्योर मुख्तसर रहे। शौकत अज़ीज़ साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो आए। चौधरी शुजात साहब हैं, 123 दिन के वज़ीर-ए-आज़म थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर माजी में क्या हुआ? माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 2 दफ़ा बरतरफ़ की गई और इल्ज़ाम लगाया गया करप्शन का। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ़ की गई, करप्शन का इल्ज़ाम, इदारों से तसादुम का इल्ज़ाम, इदारों से लड़ाई का इल्ज़ाम, और उसके बाद दोनों सिक्योरिटी रिस्क। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत बरतरफ़ की गई, अवामी तहरीक चली, अवामी तहरीक के नतीजे में मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बुलाया, इस्तीफ़ा लिया, घर भेज दिया। इसी तरीके से अयूब खान साहब करते रहे, इसी तरीके से ज़िया-उल-हक़ साहब ने किया, ये सारा कुछ होता रहा। तो अब बरतरफ़ी, ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब की तकरीर मुझे याद है अच्छी तरह, 2 दफ़ा उन्होंने असम्बली तोड़ी। जनरल ज़िया-उल-हक़ साहब की अच्छी तरह तकरीर याद है, अपने ही मोहम्मद ख़ान जुनेजो को फ़ारिग कर दिया वज़ीर-ए-आज़म के मनसब से, उनकी तकरीर भी मुझे अच्छी तरह याद है। 58-2B का हथियार ऐसे चला, या मार्शल लॉ लगता था या 58-2B हो जाती थी। हम भी समझते थे कि बिल्कुल जनाब ये ऐसा ही है जैसे कि बयान किया जा रहा है, लेकिन फिर उन्हीं वज़ीर-ए-आज़म को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक दफ़ा गईं, दोबारा वापस ले आईं और इस्टेब्लिशमेंट से डील करके वापस आईं। नवाज़ शरीफ साहब गए और वापस आ गए और उनको डील करके वो वापस लाया गया। ये अभी भी ये सारा कुछ माजी करीब में होता रहा। तो इमरान खान साहब की हुकूमत और किसी पे भी ट्रेंड नहीं चला, और उसकी वजह ये थी कि डीलें हो रही थी, जिसको NRO का नाम दे लें, कुछ भी दे लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी, नवाज़ शरीफ साहब भी और मौजूदा हुकूमत भी, जो इम्पोर्टेड हुकूमत राम मंजूर की चल रही है,
ये सारा कुछ तो लोग सुनते थे, हमारे इदारों की बात सुनते थे और उनको जो बताया जाता था उस पर एतबार करते थे कि जनाब वाकई। लेकिन जब एक टेन्योर ख़त्म, अगले में वापस, अगले में ख़त्म, उससे अगले में वापस ब्रेक्स दी जा रही थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मामले में भी यही हुआ और उन्होंने भी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना था अगर वो दहशतगर्दी का शिकार ना हो जाती। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, लोग देख रहे हैं। अब मसला ये है कि नौजवान नस्ल आ गई। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न होता था और तो कुछ होता ही नहीं था, या अखबारात होते थे और BBC रेडियो पे ज़्यादा इक्तफ़ा किया जाता था, लोग उसकी ख़बरों को सुनते थे गौर से और सारा कुछ वहीं से हो रहा होता था। तो अब इमरान खान साहब की हुकूमत लेके आए और पहले लोगों को बताया गया नवाज़ शरीफ साहब के बारे में, लोगों को बताया, हमें बताया कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो सिक्योरिटी रिस्क, शरीफ ख़ानदान ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। शरीफ ख़ानदान सिक्योरिटी रिस्क है, इनका इसराइल में कारोबार है, कारोबारी कंपनियों से राब्ते हैं, वॉल्यूम 10 है, वॉल्यूम 10 बड़ा खौफनाक है, उसमें पता नहीं क्या कुछ है, इंडिया के साथ राब्ते हैं, इंडिया के साथ तिजारत है। और सजन जंदाल जो है वो आया, वो हमें ख्वाब तो नहीं आ गया, इन्होंने बताया और हमारे मोहतरम इदारों ने बताया, उसको हमने रिपोर्ट किया। तो ये सारा कुछ होता रहा और फिर जरदारी साहब के बारे में बताया गया, भुट्टो ख़ानदान के बारे में बताया गया, जरदारी साहब को बताया गया कि ओहो इनसे बचना चाहिए, ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बताया, हमें ख्वाब नहीं आया, बताया। क्या बताया कि जनाब ये तो फ़लाँ सफारत खाने से पैसे लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं और सब का सब। फिर ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं, इसी दौरान इन सब के नतीजे में सामने मसीहा के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कहा गया कि ये हैं असल आदमी और वो आ गए। अब वो सारी चीज़ें जो शरीफ ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और सब जो मौरूसी सियासत के लेके चल रहे थे, उन सब के ख़िलाफ़ वो चल रहे थे, एंटी क्लॉक स्टेटस को तोड़ रहे थे और आपकी और उनका हमारे इदारों की और उनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। तो फिर वजह अभी तक समझ नहीं आ रही, ये राज खुलेगा, कुछ अरसे के बाद खुल जाएगा, 2-4 महीनों के बाद खुल जाएगा, 2 महीने नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीनों के बाद इस राज ने खुलना ही है और ये सारी चीज़ें आनी हैं। तो लेकिन अब उनको हटा दिया गया और ये सब कुछ हुआ। तो लोग समझदार हैं, बाशऊर हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए अब वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और फ़िल वक्त ये गुस्सा नहीं है, फ़िल वक्त ये नाराज़गी है, फ्रस्ट्रेशन है। तो ये गुस्से में तब्दील होगा, गुस्से के बाद ये नफ़रत में तब्दील होगा और नफ़रत में तब्दील होने से पहले क्योंकि ये चिंगारियाँ हैं, ये ख़त्म नहीं होनी, ये बुझने वाली नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए अगर कोई समझता है। क्योंकि ये पहला मौका है आपको भी, और ये आप लोग भी जानते हैं कि ये ट्रेंड जो है ये ऑर्गेनिक है, ये प्लांटेड नहीं है, ये चल रहा है, चलता रहेगा। और इससे नीचे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनकी वजह जो है वो ऊपर वाली है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये जब तक ये इस परसेप्शन को, इससे जान नहीं पीछा छुड़वाया जाएगा, इसका अजाला नहीं किया जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जो बीज बोए गए हैं, ये अभी तो नफ़रत के बीज जो हैं, ये तनावर दरख्त बनने से पहले इनकी आबियारी होने से पहले ये काम कर देना चाहिए। क्योंकि नर्म इनकलाब, खामोश इनकलाब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक तो पायदार होता है और ख़तरनाक बहुत होता है, ये नज़र नहीं आता। बाकी इनकलाब नज़र आते हैं, खूनी इनकलाब नज़र आ रहे होते हैं, ये इनकलाब नज़र नहीं आता। ये अचानक नीचे से वो अपनी जड़ें मजबूत करता है, फैलता जाता है, सरायत कर जाता है। तो ये हर घर में पहुंच चुका है। बैतुल्ला की फुटेज आ रही है, बैतुल्ला में लोग दुआएं कर रहे हैं, अपनी दुआएं मांगने के लिए जाते हैं, वो अब पाकिस्तान की दुआ मांगते हैं उधर, और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ दुआएं मांग रहे हैं बैतुल्ला में भी और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी, और वहाँ पे भी ये दुआएं मांगी जा रही हैं। तो इसलिए जनाब ये अभी तक लोग ये बात हज़म नहीं कर सके कि इमरान खान का कसूर क्या था
और बज़ाहिर उनका कोई कसूर नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि वो एक बाहर से जो साजिश तैयार हुई, वो साजिश अब इस्टेब्लिश होती जा रही है। और वो इस्टेब्लिश इसलिए हो रही है कि इंडिया से डू मोर का मुताबिक इंडिया और अमेरिका जॉइंट स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये है वो, जब तक इमरान ख़ान था उस वक्त तक ना इंडिया को ज़रूरत थी ना अमेरिका को ज़रूरत थी, इल्ला ये कि दोनों मिल के स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, डायलॉग हो रहे हैं और इशू हो रहा है स्टेटमेंट। ये है, आपको लिस्ट दी जा रही है, डू मोर की लिस्ट दी जा रही है। और उन तमाम जमातों को इकट्ठा किया गया जिन जमातों के बारे में हमें बताया जाता था कि ये मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं, ये मुल्क के लिए ख़तरा है, मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, इनके खुफिया रवाबित हैं, इनको कारोबारी रवाबित हैं, वो सब की सब एक आपने टोकरे में डाला। और जब वो टोकरे में जमा हो रहे थे तो उनको रोकने के लिए हमारे किसी भी इदारे ने मज़ाहमत नहीं की, ना ही मज़ाहमत की, ना ही रिएक्ट किया, ना ही अपना किरदार अदा किया। तो ये है वो सिचुएशन। अगर आप इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर और ये सारे हटाना चाहते हैं तो इसमें कोशिश करें कि जो गलती हुई है, जो एक परसेप्शन और नैरेटिव बन चुका है, उसका अजाला करें। वरना फिर वही होगा, लोग उस तरफ जा रहे हैं। अब किस तरफ जा रहे हैं कि जनाब ये शराफत की ज़बान इधर नहीं चलती, शरीफाना तरीके से कुछ नहीं होता, इधर फिर मरियम सफ़दर साहिबा वाला नैरेटिव लाना पड़ता है, नवाज शरीफ साहब वाला नैरेटिव लाना पड़ेगा, जरदारी साहब वाला नैरेटिव लाना पड़ेगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरह। और उनके पास तो सारों के पास इतना वोट बैंक नहीं है जितना इसके पास है। तो लिहाजा ये सूरत हाल है, ये लम्हा फ़िक्रिया है, सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।